डियर स्टूडेंट, आज जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 के संदर्भ में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सेक्शन वाइज होंगे और एक सेक्शन में पूरी की पूरी बात होगी, वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न उसी के संदर्भ में जो क्रमशः मैं चीज़ों को रखने जा रहा हूँ, वो आप लोग इसमें व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो कि आपको प्रश्नों की जो संरचना है वो मार्केट की मैगजीन्स में बहुत छोटे छोटे, यानी कि जिनका आपके परीक्षा से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है, हाँ बस एक संतुष्टि के लिए हम लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते रहते हैं, उनमें मैंने देखा कि मैगजीन को मोटा करने के लिए छोटे छोटे सवालों को वो फ्रेम करके रख देते हैं आपके सामने, और वो चीज़ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मेरे समझ से वो कंप्लीट नहीं होता है। तो उसी चीज़ को मैंने क्या किया है कि सेक्शन में ही क्वेश्चन आंसर और आपकी उस सेक्शन की सारी बातें आपके उसमें प्रश्न में समाहित हो जाती हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आइए देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से किन दशाओं में भवन का रिक्त होना समझा जाएगा। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित किन दशाओं में से भवन का रिक्त होना समझा जाएगा। ये सेक्शन 12 की बात है आपकी। सेक्शन 12 में इस बात को दिया गया है और कह रहा है कि देखिए अब यहाँ पे निम्नलिखित दशाओं में कौन सी, तो ये निम्नलिखित दशाएं हैं। तो कहता है जब किसी भवन के स्वामी या किराएदार ने अपना सामान वहां से हटा लिया हो। यहाँ पे दोनों को इंडिकेट किया गया, नहीं स्वामी भी और किराएदार भी अपना सामान वहां से हटा लिया हो, पहला। दूसरा कहता है जब किसी भवन के स्वामी या किराएदार ने किसी ऐसे व्यक्ति को जो परिवार का सदस्य ना हो अध्यासन कर लेने दिया हो। अध्यासन मीन्स कब्जा कर लेने दिया हो, वहां पे कुपाइन कर लेने दिया हो। फिर तीसरा सी कहता है कि किसी आवासिक भवन की दशा में उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने कहीं दूसरी जगह निवास जो अस्थायी ना हो कर लिया हो। यानी कि अस्थायी ना हो मतलब कि वो परमानेंटली हो, उसने कर लिया हो। फिर कहता है डी में कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, क्या इसका मतलब आप सेक्शन 12 जब पढ़ोगे तो ये पॉइंट भी मिलेगा आपको, ये पॉइंट भी मिलेगा, ये पॉइंट भी मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों में भवन का रिक्त होना समझा जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये यहाँ पे कहता है कि मानक किराया, स्टैंडर्ड जो रेंट है, मानक किराया निर्धारित करने में जिला मजिस्ट्रेट धारा 9 के अधीन किन किन बातों का विचार नहीं करेगा। यानी यह विचार नहीं करेगा। पहला, भवन और उसके स्थल के बाजार मूल्य पर, पहला आप पहली शर्त है बाजार मूल्य पर। देखिएगा डियर कि जहां पे नहीं शब्द लगा हो वहां पे सवाल को बहुत सतर्क होकर पढ़ना चाहिए, और इसी कारण से बहुत से बच्चे 2 नंबर 3 नंबर से रुक जाते हैं, जिनका प्री रुक जाता है, प्री रुक जाता है, वो यहाँ पे नहीं शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं और उसको एक तरफ से पढ़ते चले जाते। तो जहाँ पे नहीं हो उसका पहले आप गोला कर लिए। कहता है कि विचार नहीं करेगा, यानी कि नंबर ए कह रहा भवन और उसके स्थल के बाजार मूल्य पर, इट्स मीन यहाँ पे तो करना ही करना है उनको, वो करेगा ही करेगा। फिर दूसरा कहता है भवन के निर्माण अनुरक्षण तथा मरम्मत की लागत पे, ये भी करेगा। भाई अगर हम किराया बढ़ाने जा रहे हैं तो बनी सी बात है कि उसकी लागत पे, उसके खर्चों पे हमें ध्यान देना होगा ताकि मकान मालिक को नुकसान ना होने पाए, यानी यहाँ पे भी हम करेंगे। फिर कहता है भवन में व्यवस्थित सुख सुविधा, यानी ये भी ध्यान दिया जाएगा, वेल फर्निश्ड है नहीं है, कैसा है, किस कंडीशन में है, इस पर भी ध्यान रखेगा। फिर कहता भवन का नवीनतम निर्धारण यदि कोई हो तो उस पर विचार नहीं करेगा। यानी कि नवीनतम निर्धारण यदि कोई हो तो उस पर विचार नहीं करेगा।
तो यहाँ पे नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे भी करेगा। अगर ये शब्द को आप हटा दो तो ये चारों करेगा, यानी सब सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, विचार नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होना चाहिए, अब जब वो नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही है, यानी यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, ये आंसर आपका सही, यानी कि करेगा, तो यहाँ पे जब नहीं लग गया तो इसका मतलब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल के अनुसार ये आपके, अगर यहाँ पे नहीं शब्द आप हटा देते हो तो ये चारों स्टेटमेंट इसके जो दिए गए हैं वो चारों सत्य हो जाएंगे और आपका प्रश्न सही हो जाएंगे, सेक्शन 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया नहीं है तो यहाँ पे बनी सी बात, ये जो चौथा आपका है इस पर नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये सवाल आपका गलत हो जा रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, तो ये नहीं करेगा यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ठीक है, फिर अगला देखिएगा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए एवं बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 10 के अंतर्गत अपीली प्राधिकारी होगा। अपीली प्राधिकारी कौन होगा, जनपद न्यायाधीश ए, बी में दिया अपर जिला न्यायाधीश, सी में दिया है उपरोक्त ए और बी, और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो अपीली अथॉरिटी होती है वो जनपद न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश दोनों होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। उपरोक्त ए और बी दोनों होंगे। इस तरह से करके ये देखिएगा आप, यहाँ पे इस तरह से प्रश्नों का नेचर आपके सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन, बहुत से बच्चों को समस्या थी, उन्होंने कॉल कर करके बोला कि सर ये समस्या आ रही है। तो इसी तरह से सारे एक्टों का, सभी जितने भी एक्ट्स आपके लोकल माइनर एक्ट, जितने भी लोकल माइनर जितने भी हैं, उनकी कुछ श्रृंखलाएं हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद इसमें टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें फुल लेंथ में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। हो सकता है इसके 40 जितने जिस भी एक्ट में जितने सेक्शन होंगे उनमें से संभावित प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया जाएगा और एक ही प्रश्न में आपकी सारी उलझनों को शांत कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए एवं बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित किन दशाओं में भवन का स्वामी जिला मजिस्ट्रेट को भवन के रिक्त की सूचना देने के लिए दायी है। यहाँ पे दो बातें हैं, यानी सूचना किसको दी जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी, मकान मालिक के द्वारा दी जाएगी, यानी भवन के स्वामी के द्वारा दी जाएगी। और किन आधारों पे दी जाएगी, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि भवन के स्वामी का अध्यासन समाप्त हो गया है, इस बात की सूचना दे दी जाएगी। फिर क्या है, भवन को किराएदार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से रिक्त की दशा में, यानी भवन को किराएदार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से रिक्त की दशा में, यानी कि भवन किराएदारों से खाली हो गया है उस दशा में। फिर कहता है अध्याचन में उसके निर्मुक्ति की दशा में। और फिर कहता है उपरोक्त सभी प्रकार से, यानी कि अगर इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से, 4 तरीके हो गए यहाँ पे, भवन को किराएदार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से रिक्ति की दशा में, यानी इन चारों प्रकार में, 4 प्रकार हो गए, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और ये चौथा प्रकार, यानी इन चारों दशाओं में आपको जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना है कि साहब मेरा मकान खाली हो चुका है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अब यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी प्रकार से। आपको सभी प्रकार से इन द सेंस कि ये तरीके हैं आपके मकान के खाली होने के। तो जब खाली हो गया मकान तो जिला मजिस्ट्रेट को आप सूचित करोगे, मकान मालिक द्वारा सूचित किया जाएगा, मकान मालिक उसको सूचना दे देगा जिला मजिस्ट्रेट को। फिर कहता है जिला मजिस्ट्रेट को मकान मालिक द्वारा मकान खाली होने के कितने दिन के भीतर, यानी कि यहाँ पे देखिएगा मकान खाली होने के कितने दिन के भीतर सूचना दे देना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और है, ये तो मकान मालिक की नहीं, मकान मालिक का कर्तव्य है, किराएदार का भी कर्तव्य है कि वो मकान को खाली करने के पहले, यानी खाली करने के दिन से कितने दिन पहले तक सूचना दे देनी चाहिए जिला मजिस्ट्रेट को और मकान मालिक को। यानी किराएदार की जिम्मेदारी है कि वो जिला मजिस्ट्रेट को भी सूचित करे और मकान मालिक को भी सूचित करे, लेकिन मकान मालिक की जिम्मेदारी ये है कि वो जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करे कब, जिस दिन से उसका मकान खाली हो गया है उस दिन से 7 दिन के भीतर
वो सूचना देगा। तो यहाँ पे कहता है तो अब आंसर आपको मिल गया 7 दिन के भीतर, यानी कि यहाँ पे आपको आंसर मिल गया मकान मालिक। और अगर यहीं पे सवाल थोड़ा सा घुमा दिया जाता कि जिला मजिस्ट्रेट को किराएदार द्वारा मकान खाली होने के कितने दिन के भीतर, तो मकान खाली होने के पहले, यहाँ पे के पहले हो जाता है, होने के कितने दिन के भीतर, यहाँ मकान खाली होने के पहले, यानी मकान खाली होने के कितने दिन पूर्व सूचना दे देनी चाहिए, तो वहां पे 15 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम। धारा 5 लागू होने के लिए एवं उसमें मानक किराए तक अभिवृद्धि के लिए कौन कौन सी शर्त पूर्ण होनी चाहिए। पहली शर्त दिया है कि यानी धारा 5 को लागू होने के लिए अगर मानक किराए को हमें बढ़ाना है, मानक किराए में हमें बढ़ोतरी करनी है, तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो पहला देखिए, पहली शर्त क्या है कि वो भवन पुराने अधिनियम से शासित हो। पहली शर्त ये है कि वो भवन पुराने अधिनियम से शासित हो, यानी कि 15 जुलाई 1972 को ये एक्ट लगा। इसके पहले का जो एक्ट था, उस एक्ट के माध्यम से उस मकान पे किराएदारी का निर्धारण था। तो वही कहता है कि भवन पुराने अधिनियम से शासित हो। ठीक है, दूसरा कहता है किराएदारी वर्तमान अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व का हो। ये जो बात मैंने बताई, किराएदारी वर्तमान अधिनियम यानी इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व का होना चाहिए। फिर कहता है भवन के स्वामी के द्वारा किराएदार को लिखित सूचना दी गई हो, इन्फॉर्म किया गया हो। फिर कहता है कथित धनराशि मानक किराया से अधिक ना हो, यानी कथित किराया मानक किराए से अधिक ना हो। फिर कहता है नोटिस अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 महीने के भीतर दिया गया हो। यहाँ पे मामला ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये उन मकानों के लिए है, यानी जो मकान पुराने थे और पुराने अधिनियम के माध्यम से गवर्न हो रहे थे, तो अब उन मकानों की जो किराएदारी 15 जुलाई 1972 के पूर्व थी, वो मान लिया 100 रुपया थी, 50 रुपया थी, जो भी रही हो, तो अब जब ये अधिनियम 15 जुलाई 1972 से लागू हो गया, तो अब इस अधिनियम के अंतर्गत उन मकानों को, यानी उस किराएदारी को, जो पुरानी वाली किराएदारी थी, उस किराएदारी को यहाँ पे लाने के लिए कहा गया है कि वो मकान मालिक जिसका मकान है, वो कहता है कि 3 महीने के भीतर एप्लीकेशन दे दे कि साहब मेरा मकान पुरानी किराएदारी के अंतर्गत शासित है और इसमें किराए की बढ़ोतरी होना अनिवार्य है, काफी दिनों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो वो 3 महीने के भीतर एप्लीकेशन देगा। फिर उसमें किराएदारी बढ़ाने का जो सिस्टम है, जिला मजिस्ट्रेट कितना बढ़ा सकता है, तो वो जो मानक किराया आपका होगा, मानक किराया आप लोगों को पता होगा अगर एक्ट पढ़ा हो, तो संपूर्ण मकान की लागत का जो लागत होगी उसका 1/10, उसका 10% आपका मानक किराया होगा। ठीक है, मानक किराया फिर वो 10 होगा, यानी 10% होगा। और मान लिया आपका मकान 10 लाख का है, तो उसका किराया होगा 1 लाख रुपया पर मंथ का, वो सॉरी पर एनम का होगा, क्योंकि वार्षिक किराएदारी यहाँ पे निर्धारित होती है, यानी 1 लाख रुपया पर एनम का होगा। अब उसको हम 12 महीनों में बांट लेंगे। 1 लाख रुपया का तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 8,000 समथिंग कुछ रुपए करके आपका पर मंथ का 12 अट्ठे 96 करके, मतलब समथिंग 8,000 समथिंग कुछ आएगा आपका। तो इस तरह से करके यहाँ पे किराएदारी। तो अब कहता है कि इसमें कौन सी शर्त पूर्ण होनी चाहिए, प्रश्न है। तो कहता है 1 2 3 4 5, 5 शर्तें उन्होंने रखी हैं। तो कहता है कि अब आंसर में ए देखिए, 1 2 3, फिर कहता है कि 2 3 4, फिर कहता है कि 1 4 5, फिर कहता है कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन सी शर्तें सही होंगी, तो यहाँ पे आपका ये डी वाला जो आंसर है ये आपका सही होगा, यानी कि यहाँ पे 5 शर्तें होनी चाहिए, तभी मकान में वृद्धि आपके की जा सकती है। फिर 7वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे धारा 8 के अंतर्गत विवादों का निस्तारण आवेदन पत्र को दिए जाने से कितने महीने, कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए। यानी जो धारा 8 में जो हमारा 5 6 7 में हमने जो फैसले किए, या जो जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया, उन आदेश से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति, उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति जब धारा 8 के अंतर्गत आवेदन देता है, तो वो आवेदन का निस्तारण कितने दिनों में हो जाना चाहिए। तो बोलता है 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 9 महीना। तो इसका सही आंसर आपका है 2 महीना। 2 महीने में आपका
ये निस्तारण हो जाना चाहिए जो भी आवेदन दिया गया है। इसी तरह आपको मैं सारे एक्ट्स के ब्रीफिंग यहाँ पे रखूंगा, और ब्रीफिंग के साथ साथ इसका जो फुल वो आएगा वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा। हाँ, बस ये है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम की ही व्यवस्था फिलहाल की गई है। अभी इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, अगर हो जाता है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग शीघ्र ही करने का प्रयास करेंगे, ताकि स्टूडेंट को अननेसेसरी इधर उधर भटकना ना पड़े और टू द पॉइंट आप स्टडी करिए और अपने रिजल्ट को मजबूत करिए। इस तरह से करके मैंने आप लोगों ने देखा कि एक ही एक में, देखिए धारा 15 की बात है, जिला मजिस्ट्रेट इसमें होगा। अब बातें कौन कौन सी हैं, वो चारों बातें, तो ये पूरा सेक्शन का सेक्शन आपका कवर्ड हो गया है यहीं पे। इस तरह से करके हम यहाँ पे सारे एक्ट्स का, जो लोकल एक्ट्स, माइनर एक्ट्स जो अभी आपके होंगे उनमें हम प्रयास करेंगे, और समय समय पे आपको ये हमारी वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने मित्रों को भी बता दिया करें, ताकि हमारे उसको चैनल को प्रमोशन भी मिले, और आपको मेरा जो ईमानदारी का जो मेरा प्रयत्न है, या ईमानदारी से जो मेरी मेहनत हो रही है, उसमें आपके रिजल्ट को पॉजिटिव वे में ले जाना है किसी भी हाल में, ये मेरा आपसे वादा है। और मिलता भी है रिजल्ट के बारे में। पनेसिया लॉ क्लासेस को आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस वक्त हमारा जा रहा है, आप लोगों का सबका सहयोग है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे